हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ की फिजिक्स में, ठीक है, एलसी दोलन देखेंगे। एलसी दोलन प्रत्यावर्ती धारा लेशन है, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक पढ़ाए गए हैं। एलसी दोलन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए देखिए एलसी दोलन क्या होता है जानिए। एलसी दोलन, एल सी दोलन, एलसी ऑसिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, एलसी दोलन, ठीक। एलसी दोलन देखिए क्या होता है। आपको ये संधारित्र, हम्म, ये संधारित्र कैपेसिटर, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये यहाँ पे लगा दिया गया इंडक्टर। ये एलसी परिपथ है, इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व, एलसी परिपथ है। इसका देखो इसको इसका प्रेरकत्व कितना है, एल है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। इस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है और इस पर कितना है, माइनस क्यू नॉट चार्ज है। इक्वल इक्वल, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे करंट इधर को फ्लो कर रही है, आई इधर को करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे एक स्विच लगी है, के कुंजी लगी है। अब देखो इंडक्टर का काम क्या है, करंट को फ्लो कराना। करंट को क्या करना, करंट को मतलब अपोज करना। देखो जब पहले कैपेसिटर से जैसे इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, के कुंजी को ऑन किया गया, पहले के कुंजी खुली थी। जैसे के कुंजी को ऑन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव से है वो क्या पर इस पर यहाँ से निगेटिव जो है वो क्या करेगा, एक करंट इधर को फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगी, ठीक। तो करंट इधर पहले शुरुआत में भाई यहाँ पे चार्जेस क्या थे, जीरो। भाई पहले इस पर देखो ये प्लेट है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर कब बनेगा, कैपेसिटर कब कंप्लीट होगा, जब इस पर इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज इक्वल होंगे। मतलब इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू इक्वल होगा, ठीक। तो पहले इनिशियली तो इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज इस पे थे, इस पर चार्ज कितना था, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको हम के कुंडली ऑन करेंगे, इधर से बहुत तेजी से धारा इधर प्रवाहित होगी इस साइड में। इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है उस कारक का विरोध करना जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो अब आई इंक्रीज करेगी तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो इस धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि इधर धारा इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, ज्यादा तेज धारा बह रही है। तो ये इसको रोकेगा, अपोज करेगा। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आई डैश इधर को प्रोड्यूस हो जाएगी, जो इस मेन करंट का क्या करेगी, विरोध करेगी और इधर को धीरे धीरे ये करंट जाने देगी, ठीक है। एक समय आएगा, एक समय आएगा कि ये करंट यहाँ आते आते इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू हो जाएगा, मतलब नेट चार्ज दोनों पर क्या हो जाएगा, जीरो इंडक्टर, ठीक। जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो धीरे धीरे ये धारा घटना शुरू होगी, तो ये घटने का विरोध करेगी। तो जो इधर को धारा पहले लग रही थी वो इधर को हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये एलसी दोलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं परिपथ में क्या लिखूंगा, मतलब दोलन क्या, एक बार ये धारा को पहले कैपेसिटर प्रवाहित करेगा, फिर जब कैपेसिटर के पास चार्ज खत्म हो जाएगा तो इंडक्टर प्रेरित धारा की वजह से फिर से इसको चार्ज करेगा। फिर ये प्रोसेस लगातार क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी आता है, कभी कभी पूछा गया है कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, टॉपिक नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जान लीजिए बस। ये ना रहे कि बिल्कुल से ना जानकारी हो, ठीक है। देखो माना एक संधारित्र सी, प्रतिरोध प्रतिरोध की कुंडली कितनी है, क्यू। तो देखो प्रारंभ में टी बराबर जीरो पर, प्रारंभ में टी बराबर किस पर, जीरो पर, ठीक। टी बराबर जीरो पर संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, संधारित्र में संचित ऊर्जा, नोट्स खोल के सामने रख लीजिएगा तो आसान होगा। संचित ऊर्जा, देखो आपको लिखा है यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर लिखा वो गलत है, क्यू स्क्वायर पॉइंट टू सी होगा। संचित ऊर्जा प्रारंभ में कितना हो जाएगा, टू सी। अब लूप पर अगर मैं इसमें किरचॉफ का लॉ लगाऊं, ये लूप बना लूँ, ऐसे एक लूप बना लिया और किरचॉफ लॉ लगाऊं, ठीक है। तो लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं, लूप में किरचॉफ का नियम। तो लूप में अगर मैं किरचॉफ का नियम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो आप जानते हैं इसके सिरों पर वोल्टेज कितना मैं मान लेता हूँ, ई स्मॉल ई, भाई प्रेरक पे प्रेरित विद्युत वाहक हो तो स्मॉल ई, और इसके पोटेंशियल पर मैं वी ही मान, इसका पोटेंशियल कितना मान लेता हूँ, वी अक्रॉस पोटेंशियल इसका कितना है, वी। देखो इसको पॉजिटिव लेता हूँ, वी, ठीक। तो अब इंडक्टर इधर जाए, धारा इधर जा रही तो ये हायर है, ये इधर क्या है, लोअर है, तो हायर से लोअर निकलेगी तो माइनस का ई, और इज इक्वल टू नेट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब चूंकि आपको पता है वी इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, हाँ, ई इज इक्वल टू माइनस का डी आई बाई डी टी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पेल एल, और डी आई बाई कितना, डी टी इज इक्वल टू कितना, जीरो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बना लो इसको, ठीक। अब देखो चूंकि आपने करंट के बारे में पढ़ा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अब जरा इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, तो हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन कितना, डी टी टू, ठीक। तो जरा डी आई बाई डी टी की जगह पर इसका मान रख लो, डी आई बाई डी टी की जगह पर इसका मान रख लो, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा क्यू बाई सी, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, है ना, समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख लो।
समीकरण नंबर 1 में di/dt का मान, di/dt का मान रखने पर, ठीक। di/dt का मैं मान रखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर di/dt का मान रखना है तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा ये इक्वेशन चेक करो, q/c क्या हो जाएगा, q/c और प्लस का l और di/dt, मतलब यहाँ पर हो जाएगा d2q अपान कितना dt2 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब जरा देखो पूरे समीकरण को l से भाग कर दो, पूरे समीकरण को l से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग कर लो, ठीक। इसके ऊपर किसका दें, पूरे समीकरण को जो मैं l से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखो q/lc और प्लस का q/lc का मतलब ये हो गया, यहाँ पर l से भाग कर दूंगा तो केवल बचेगा आपका d2q अपान कितना dt2 और बराबर यहाँ तो जीरो हो गई, तो मतलब इसको आप पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा d2q अपान कितना dt2 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा q/ कितना lc बराबर कितना 0, ठीक। यहाँ देखो अब ये बना लो समीकरण नंबर 2। समीकरण देखो, चूंकि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, याद हो अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया, सरल आवर्त गति का समीकरण, ठीक है। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या पढ़ा आपने, d2x अपान dt2 ये तो पढ़ा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये सरल आवर्त गति का समीकरण है 3। अब देखो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये सरल आवर्त गति का समीकरण, ये कैसा समीकरण, समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि यह एक सरल आवर्त गति, मतलब ये जो गति कर रहा है, ये कैसा कण जो गति करता है वो कैसा करता है, सरल आवर्त गति करता है। समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करा लो, समीकरण नंबर किसकी, 2 और 3 की तुलना, समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना कर लो, ठीक। समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करने पर की तुलना करने पर ठीक कर लो भाई। देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लो, क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा यहाँ से आप करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो भाई d2x अपान ये तुलना कराए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान एल सी, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान एल सी, ठीक। तो इसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1 अपान कितना हो जाएगा एल सी, ये फार्मूला होता है, मतलब इतनी कोणीय आवृत्ति से जो है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आवेश जो है वो क्या करता है, गति करता है, ठीक। तो क्या एल सी थ्योरम, ठीक। अब इसका एक थ्योरी पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट का जो है आपको मैं अभी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं ओमेगा स्क्वायर मतलब ट्रांसफार्मर का नोट्स अगर नहीं है आपके पास, ट्रांसफार्मर पढ़ा देता हूँ, ट्रांसफार्मर क्या होता है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये पूरा हो गया आपका। चलिए देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या है पहले लिखेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को घटा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक। ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, ठीक। अब देखो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, फिर से एक बार, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, घटाया अथवा बढ़ाया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्म सिद्धांत जो है इसका सिद्धांत लिख लेंगे। सिद्धांत होता है प्रिंसिपल, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। इस कार्य करता है, ठीक। अब इसकी रचना की बात करते हैं, रचना क्या होती है उसको देखो। इसमें नर्म लोहे की पटली टूट होती है जिस पर तांबे के तार के अलग अलग फेरे जो है दो तरफ से लपेटे होते हैं। देखो इसका चित्र कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ कैसे बनाऊं मैं, देखो कुछ थोड़ा सा ये चित्र बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। देखिए ये होता है ट्रांसफार्मर, अभी मैं इसका पीडीएफ आपको लोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया, एक मिनट बस, थोड़ा सा ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से आप देखिए,
ठीक, ये हो जाएगा आपका। इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे की ओर खींच दूंगा, इसको नीचे की ओर खींच दूंगा, ऐसे इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे डिब्बे टाइप का बन जाएगा। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा ऐसे ये बन गया। अब देखिए इसको मैं आगे देखो, देखो इसमें ऐसे लाइनें खींच लेते हैं, पट्टी कोड का काम करेगी, बताता हूँ। बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं चित्र बन पाता, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इधर नीचे भी ऐसे कुछ लाइनें खींच लो, थोड़ी सी लाइनें ऐसे सीधी सीधी लाइनें हैं। ठीक, अब इसमें देखो ये आपकी पट्टी कोड होगी, ऐसे पत्ते पत्ते ऐसे कोड होगी ना, ऐसे पट्टे से ऐसे कोड खींची जाएगी। इस पर ये ऐसे तार लपेट दिया जाता है ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे ये ऊपर एक प्राथमिक इनपुट डाला जाता है, ये इनपुट है एसी, एसी मेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एसी मेंस। यहाँ पे नीचे कुछ ज़्यादा फेरे होते हैं, दो प्रकार की मिलती हैं, आप उसी हिसाब से बताएंगे अभी कि इसमें क्या होता है। ऐसे कुछ में ज़्यादा फेरे कुछ में कम। ठीक, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कॉइल। और इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ये वाली कहलाती है आपकी क्या, द्वितीयक कॉइल। ऐसे लगी होती है इसमें, यहाँ से आउटपुट मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। ये होती है आपकी लौ पटलित रोड, इसको कहते हैं पटलित रोड। ठीक, अभी तक कितना टॉपिक पढ़ा है मैंने। पहले ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर सकते हैं, मतलब उसके वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अथवा इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, अब रचना की बात करूं तो देखो इसमें नर्म लोहे की एक पटलित रोड होती है, नर्म लोहे की क्या होती है, देखो नर्म लोहे की पटलित रोड होती है। ठीक, जिस पर तांबे के तार के अलग अलग दो कुंडलियां, देखो ये तांबे के तार की कुंडलियां होती हैं, एक ये दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ठीक, कुंडलियां लपेटी जाती हैं, पहली कुंडली को प्राथमिक, तो इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, जिसमें फेरों की संख्या को हम एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एनपी से। इसमें फेरों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनसी एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती, मतलब हमेशा इस पर इनपुट डालते हैं, इस पर इनपुट डालते हैं, और इधर से हम द्वितीय कुंडली पर आउटपुट क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे निर्गत प्रत्यावर्ती बोलता क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। अब देखो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो पहला होता है आपका, देखो एक ट्रांसफार्मर तो ये होता है जिसमें जो है प्राथमिक कुंडली है, समझो, देखो इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, सॉरी पहला होता है स्टेप डाउन, है ना, यहाँ देखो ऐसे बनी होती है, ये आपकी, देखो ये आपका एनपी है और ये है क्या आपका एनएस। जब एनपी इज ग्रेटर देन एनएसओ, एनपी इज ग्रेटर देन क्या हो, एनएस। ठीक है, एनपी मतलब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो, कम हो, तो ये कहलाता है स्टेप डाउन। क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है, स्टेप डाउन मतलब अपचाई। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसका होता है काम, इसका काम होता है हाई से लो में ट्रांसफर करना, किसमें, हाई से लो में। ठीक, हाई टू लो, हाई टू लो में। ठीक, ये समझ में आएगी नहीं है, हाई टू लो में। देखो एनपी इज ग्रेटर देन, भाई देखो धारा कब बढ़ेगी, जो फ्लक्स में ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, अब जब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ही कम है तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज कम होगा, और फ्लक्स में चेंज कम होगा तो करंट कम होगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप डाउन, अंग्रेजी में याद रखो स्टेप डाउन, मतलब जो वोल्टेज को डाउन करे, वोल्टेज को क्या करे, डाउन करे, करंट को क्या करे, डाउन करे, उसको कहेंगे स्टेप डाउन। ठीक, दूसरा होता है आपका स्टेप अप, दूसरा क्या होता है, स्टेप अप, इसको कहते हैं अपचाई, हिंदी में क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको अपचाई ट्रांसफार्मर। और अब पढ़ेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर, क्या पढ़ेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई का मतलब होता है स्टेप अप, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, समझिए, स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि आप जब जो है स्टेप अप
स्टेप अप का मतलब जिसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या जो होती है वो कम होती है। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या होती है? कम। जबकि द्वितीय कॉइल में फेरों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। देख लो यहाँ पर ये द्वितीय कॉइल है तो इसमें फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसको मैं एन पी कह लूँ, इसको कह लूँ क्या? एन एस। यहाँ एन पी इज लेस देन एन एस होगा। एन पी इज लेस देन क्या होगा? एन एस। इसको कहेंगे अपचाई, इज ऊंचाई। ठीक, अब देखो इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा मतलब फ्लक्स परिवर्तन ज़्यादा मतलब करंट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। स्टेप अप, इसको क्या मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब ये लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। लो को किस में कन्वर्ट करता है? हाई में। लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा? हाँ। तो दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या? स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को इंक्रीज करे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को डिक्रीज करे। स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के लिए आपको सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। स्टेप डाउन के लिए सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होनी चाहिए, प्राइमरी में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो ये तरीका है आपका। समझ में आया कि नहीं है? इसकी कार्यविधि कैसी होती है ये देखो। ठीक है, शुरू करें। तो ये आपके दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे तो देखिए ये हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आगे। कार्यविधि की बात करते हैं। चलिए देखिए कार्यविधि, ये हो जाएगा कार्यविधि। अगर मैं कार्यविधि की बात करूँ तो कार्यविधि कैसे निकाल सकते हैं? चलिए देखिए, कार्यविधि, देखिए कार्यविधि में जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती बोल्टा लगाई जाती है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में सिरों पर प्रत्यावर्ती होता है तो क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अर्थात स्वप्रेरण के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर बना है, तो प्राथमिक कुंडली पे जैसे इनपुट लगाते हैं, जो ट्रांसफार्मर बना था ऐसे बना था। प्राथमिक कुंडली यहाँ बनी थी, इसमें ट्रांसफार्मर था, इधर बना था क्या? सेकेंडरी कॉइल थी। ठीक है, नहीं थी, बीच में ऐसे सब बना हुआ था, ऐसा अभी बना था, ऊपर चित्र बनाया था मैंने ना। तो जब इस पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें एक स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरकत्व का प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है प्राथमिक कुंडली में? ई प्राइमरी। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का एन पी बाई ई इक्वल टू एन डी फाइव बटे डी थीटा होता है। तो यहाँ पर डी फाइव बी बटे कितना हो जाएगा? डी टी। समझ में आया कि नहीं? प्राथमिक कुंडली में ये समीकरण नंबर 1 हो गया। भाई इसमें जैसे इनपुट लगाएंगे तो इस कॉइल है ना, तो कुंडली में हमेशा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरण के कारण तो ये कुंडली में भी भाई इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें भी तो होगा। ठीक है, ये नियम है अन्योन्य प्रेरणा, पढ़ाया ना। अन्योन्य प्रेरण की घटना पे दो, जब तो निकटवर्ती कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे कुंडली में स्वतः एक क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात समझा? तो इस पे तो स्वप्रेरक उत्पन्न हुआ, स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा? इस कुंडली में परिवर्तन के कारण इसमें स्वतः ही अन्योन्य प्रेरण के कारण इसमें एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसको ई एस कहेंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस एन एस। ठीक है, और ये हो जाएगा डी फाइव बी बटे कितना? डी टी। नोट्स को देखते रहिएगा, जहाँ पे चिन्ह गलत होगा था उसको सही कर लीजिएगा। चिन्ह गलत है उसमें लगा नहीं नोट्स में। ठीक, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर भाग कर दो। ई पी बटे ई एस, ई पी बटे ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एन पी बटे कितना? एन एस, एन पी बटे एन एस। ये हो जाएगा आपका एन पी बटे एन एस। यदि ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर, ध्यान दो। ठीक, ये हो जाएगा ई पी बटे एन पी बटे एन एस माइनस में, और साथ में डी फाइव बी बटे डी टी, है ना। यहाँ पे डी फाइव बी बटे कितना हो जाएगा? डी टी। दोनों हो जाएंगे कैंसिल ये वाले, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओवरऑल ई पी बटे ई एस बराबर हो जाएगा एन पी बटे एन एस। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। यदि ट्रांसफार्मर आदर्श है, यदि ट्रांसफार्मर आदर्श मतलब उसका अन्योन्य मतलब उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य है। ठीक है, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर कैसा है? आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है? ई एस बराबर हो जाता है वी एस के। ई एस बराबर प्रतिरोध शून्य, तो हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के क्या हो जाएगा? बराबर। और ये हो जाएगा आपका ई पी जो है वो लिखा जाएगा आपके किसके? वी पी। तो मेन फार्मूला यही होता है आपका वी पी बटे वी एस इज इक्वल टू एन पी बटे एन एस। ये हो गया आपका मेन फार्मूला। ठीक है, एन पी बटे एन एस। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, अब देखो इसी को कहते हैं परिणमन अनुपात। ठीक है, अब परिणमन अनुपात की परिभाषा, अगला टॉपिक देखो परिणमन अनुपात। यहाँ तक समझ में आया? इसकी कार्यविधि समझ में आई? इसका नोट्स अभी मिल जाएगा, नोट्स इसके बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। बाकी नोट्स है, बस इतने का नोट्स नहीं था, वो नोट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हटा दें इसको।
चलिए फिर समझ में इसको हटा देते हैं। अब देखिए आ जाते हैं हम कहाँ पे, ट्रांसफार्मर की परिणमन अनुपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्वेश्चन है, परिणमन अनुपात किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात की परिभाषा ये पूछा जाता है। ठीक, तो देखो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अनुपात को आर से। आर बराबर होता है एन एस अपान एन पी, समझ में आया, ठीक है, एन एस अपान एन पी। देखो किसी ट्रांसफार्मर का परिमाण किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। बहुत सिंपल से, ठीक है, फार्मूला याद रखो, एन एस अपान एन पी। ठीक है, तो अगर एन एस अपान एन पी है, याद रखो, अगर एन एस अपान एन पी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है मतलब इसकी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है। द्वितीय कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, और ये बराबर हो जाएगा वी एस अपान वी पी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली के सिरों पर बोलता और प्राथमिक कुंडली के सिरों पर बोलता का अनुपात भी परिणमन अनुपात कहलाता है। लेकिन आप फेरों वाले में याद रखिए, वो आसान, ठीक है, एन एस बटे एन पी। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ये कम हो गया, खत्म। ठीक, अगला है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ये सब एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता की अगर मैं बात करूं तो देखो ये होता है ईटा से रिप्रेजेंट की जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक, देखो निर्गत शक्ति, ठीक है, निर्गत शक्ति मतलब आउटपुट पावर। ठीक है, निर्गत शक्ति का मतलब आउटपुट पावर, आउटपुट पावर और बटे इनपुट पावर, इनपुट पावर और गुणे 100, ये कहलाता है आपका क्या, दक्षता। ठीक, तो निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, परिभाषा होगी। ठीक है, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति, देखो आउटपुट पावर का मतलब निर्गत शक्ति, इनपुट पावर का मतलब निवेशी शक्ति। आउट जो है क्या लिखेंगे कि हम निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को हम क्या कहेंगे, बोलो, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, उसकी शक्ति कहेंगे। ठीक, तो चूंकि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई पढ़ा आपने, P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, V इंटू आई। तो ईटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा वी एस आई एस, वी एस आई एस, ये भाई निर्गत शक्ति हो गया, P आउटपुट हो गया, और P इनपुट क्या हो जाएगा, VP और IP, VP और IP, समझ में आया कि नहीं है, VP इंटू IP, और ये हो जाएगा इंटू में 100, ये हो गया फार्मूला इसका। अब देखो यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, दक्षता कितनी परसेंट हो, 100%, तो ईटा बराबर 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी एस और बटे आई एस और बटे में वी पी और कितना आई पी और बड़े कितना 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वी पी आई पी और बराबर क्या हो जाएगा वी एस और कितना आई एस। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी पी बटे वी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, आई एस बटे आई पी लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, वी एस बटे आई पी। तो अभी अभी मैंने बताया आपको परिणमन अनुपात का फार्मूला, एन एस बटे क्या पढ़ाया था, देखो परिणमन अनुपात आर बराबर अभी अभी पढ़ाया मैंने, एन एस अपान एन पी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बट अपॉन में प्राइमरी कॉइल के फेरों की संख्या, एन एस अपान एन पी, और ये इक्वल था आपका वी एस अपान किसके, वी पी के, वी एस अपान वी पी के। तो ज़रा देखो अगर इसको वी एस अपान वी पी कर दूँ तो इसको मैं आई पी अपान क्या लिख सकता हूँ, आई एस। तो ये मेन फार्मूला आप याद करिए, रिलेशन होता है परिणमन अनुपात का। ठीक, ट्रांसफार्मर की दक्षता का डेफिनेशन ये होता है, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता, यहाँ तक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें और लिखी हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखिए, दिष्ट धारा की तुलना में प्रति धारा के गुण एवं दोष। तो एसी धारा के गुण देख लीजिए, ठीक है, एसी धारा के गुण, थ्योरी है, थोड़ा सा देख लेंगे एसी धारा के गुण। देखो एसी धारा के गुण में क्या हम पढ़ेंगे, देखो चूंकि एसी धारा को कम या अधिक किया जा सकता है, मतलब एसी के सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसको कम अथवा घटाया जा सकता है, मतलब जितनी जरूरत है उतना कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए बिना ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, मतलब एसी करंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा ह्रास के दूर तक ले जा सकते हैं, समझ में आया। ठीक, पहला फायदा ये। परंतु डीसी को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, डीसी को नियंत्रित करने के लिए किससे, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है, डीसी में ऊर्जा का ह्रास होता है, इसमें नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। एसी को डीसी में परिवर्तित करना सुविधाजनक है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो डीसी की तुलना में एसी सस्ती है,
देखो बैटरी फेंकते हैं 15,000 20,000 इन्वर्टर की बैटरी फेंकते हैं, ठीक है, महंगी महंगी बैटरी होती है, ठीक है, लेकिन लाइट महीने पे 600-700 का बिल देते हैं, उससे ज़्यादा काम लेते हैं बैटरी से अधिक काम इसमें लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो इसका हो गया, तो डीसी सस्ती है। अब तुलना देखो इसमें दोष क्या है डीसी की, डीसी की तुलना में वोल्टेज एसी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीसी की तुलना में एसी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा कोई पूछे क्यों, कोई ये पूछे कि डीसी की तुलना में एसी खतरनाक क्यों है। अब देखो डीसी करंट अगर मैं देखूं तो डीसी करंट कितना हो जाएगा, बोलो। अगर डीसी के लिए देखो तो वी बराबर मैंने लिख लिया 220 वोल्ट, है ना। मैंने कहा था तो ये 220 वोल्ट है तो 220 ही रहेगा, ये करंट नहीं। मैं भाई 200 देखो, आप अगर 220 वोल्ट का करंट इन्वर्टर का छूते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, बैटरी का करंट छूते तो करंट नहीं लगता, लेकिन अगर इतने ही वोल्ट का अगर एसी करंट छूते तो बहुत तेज से करंट लगता है। ऐसा क्यों, देखो परिपथ में देखो बैटरी के करंट में भी ही फ्लो करती है, लेकिन परिपथ में इससे ज़्यादा का करंट मतलब एसी करंट जब है तो एसी जो है उसमें वी आर एम एस फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, वी आर एम एस, इसमें वी नॉट, और वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट, वी आर एम एस होता है वो कितना होता है, वी नॉट बटे कितना √2, समझ में आया, ठीक है। वी आर एम एस, तो वी आर एम एस करंट ये 220 हो जाएगी ना, तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन √2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट बराबर कितना हो जाएगा 220 और इंटू √2। अब देखो 220 और गुणे 1.414, है ना। भाई देखो अगर डीसी करंट में 220 लगाया तो हर जगह 220 ही जाना है, उसमें यही वी नॉट होगा, ठीक। लेकिन इसमें फ्लो करती है वीआरएमएस, और अगर मैंने इनपुट में 220 लगाया, वीआरएमएस जो फ्लो करती है वीआरएमएस अगर 220 है तो इसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीक वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 220 गुणे 1.414, तो इससे गुणा करेंगे अगर ये 300 कुछ बनेगा, मतलब जितना इनपुट लगाया उससे ज़्यादा करंट आपको लगेगा, ठीक है। इसीलिए एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है और डीसी नहीं खतरनाक होती है। बात समझे, कोई पूछे आपकी एसी क्यों खतरनाक है, तो आप कह सकते हैं कि एसी करंट जो है वो परिपथ में वीआरएमएस करंट फ्लो करती है, तो उसकी पीक वैल्यू जो होगी उसकी वीआरएमएस वैल्यू से ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए हमें करंट ज़्यादा लगती है, ठीक। पहले ये हो गया। उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर रहता है, अतः अनेक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने को तार को मोटे का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब देखो कहने का मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हाई वोल्टेज की करंट है तो आपको तारों को मोटा करना पड़ता है, और एक तार नहीं लेना पड़ता है, आपको कई सारे पतले पतले तारों को जोड़कर मोटा तार बनाना पड़ता है, ये एक नुकसान है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से ये लेसन हो गया आपके खत्म, समाप्त हो गया लेसन। अब इसके न्यूमेरिकल लगने हैं। इससे पहले जो है, इससे पहले वाले लेसन का जो क्या नाम है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला है जो बचा हुआ है, उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल को, तो कुल मिला के आप न्यूमेरिकल कंप्लीट होना है, ठीक है। और इसका नोट्स जो है अब आपको मैं इसी स्क्रीनशॉट में मतलब स्क्रीनशॉट कर लेना, दो पेज और एक्स्ट्रा है तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से ये लेसन यहीं पे हो गया खत्म, बस स्क्रीनशॉट इस पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, और लेसन बाकी खत्म हो गया, ओके।